नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल शुरू क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम आप लोग बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की आंसर की लेकर आ गए हैं। दोस्तों सेकंड शिफ्ट की आंसर की लेकर आ गए हैं हम आप लोगों को आज की इस आंसर की के अंदर 1 से 150 तक सारी क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस इस वीडियो को एंड तक देखना है और लाइक करना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो या फिर जिसने अभी तक शुरू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, शुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना भाई। तो चलिए दोस्तों आज के इस आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो आपके जीके के क्वेश्चन देखते हैं हम पहले। तो आपका जीके का प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये देख लो भैया कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए था पद्मश्री, ऑप्शन नंबर बी था पद्म भूषण, और ऑप्शन नंबर सी था पद्म विभूषण, और ऑप्शन नंबर डी था भारत रत्न। तो दोस्तों आप सभी को आना चाहिए, हाँ भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है, ये सभी को आना चाहिए भैया। अगला प्रश्न आपका है, अगला आया था कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अरे देख लो सर जी, जीके के लेवल देख लो आप क्वेश्चनों के कि किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 30 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी है 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी है 15 अगस्त। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर। कई बच्चे करेंगे 26 जनवरी, अरे 26 जनवरी कैसे होगा, संविधान दिवस पूछा है, संविधान दिवस पूछा है तो संविधान दिवस क्या हो जाएगा, हाँ 26 नवंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाँ संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। मैंने आपको हर क्लास के अंदर लाइव सेशन के अंदर दिवस के बारे में एक या दो क्वेश्चन कर लेते, आप देख सकते हो दिवस के बारे में। हाँ 17 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी दिवस से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा था, और अभी भी सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया। तो 18 फरवरी वाले तैयार रहना। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है। ये देख लो भैया साइंस का क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है आपको बताना है। इमली में होता है क्या, नहीं होता है सर जी। सिरका में होता है क्या, नहीं होता है। पालक के अंदर होता है क्या, नहीं होता है। दही के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो, जिसने डी किया तो उसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ये देख लो भैया हिंदी का जो लाइव सेशन आता था उसमें हम आप लोगों को एक या दो क्वेश्चन करवाते थे कि ये किसकी रचना है, ये किस लेखक द्वारा रची गई। तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये नहीं आएगा। देख लो सेकंड जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर भी आया था और अब सेकंड शिफ्ट में आ गया। हिंदी का जो लेखक पूछ रहा है भैया, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर ए है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी है सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है माखन लाल चतुर्वेदी, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसके अंदर आपको करेक्ट क्या करना था, हाँ आपको करेक्ट करना था ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था, हाँ अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आया था कि दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। यह गजब का प्रश्न था भाई कि दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। ऑप्शन नंबर ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है योजना मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा था आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। तो इसमें आपको करेक्ट कौन सा करना था, हाँ इसमें आपको करेक्ट करना था ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय। दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर है, गृह मंत्रालय पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। भैया ये मानवाधिकार आयोग से पूछ रहा है प्रश्न। मानवाधिकार आयोग से आपको एक प्रश्न देखने में मिल रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर था। ऑप्शन नंबर ए है मैसूर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है बेंगलुरु। तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर है। अगला प्रश्न आपका आया था कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। यह भी मोस्ट क्वेश्चन था कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर पूछा है, कौन सा है। ऑप्शन नंबर है 1940, ऑप्शन नंबर बी है 1920, ऑप्शन नंबर सी है 1930, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 1910। तो इसमें आपको करेक्ट कौन सा करना था, इसमें आपको सही करना था ऑप्शन नंबर सी 1930। हाँ साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन से है, 1930 है, 1930। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता। अगला प्रश्न आपका आया था गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है। यह भी मोस्ट था कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उत्तराखंड। तो इसमें आपको राइट कौन सा करना था, इसके अंदर आपको राइट करना था ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है, महाराष्ट्र का है भाई। अगला प्रश्न आपका आया था, हाँ अगला प्रश्न आपका आया था कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है।
ऑप्शन नंबर ए दे रखा चमोली, ऑप्शन नंबर बी दे रखा था चंपावत, ऑप्शन नंबर सी दे रखा था नैनीताल और ऑप्शन नंबर डी दे रखा था अल्मोड़ा। तो इसमें आपको करेक्ट कौन सा करना था? इसके अंदर आपको राइट करना था ऑप्शन नंबर सी नैनीताल। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस जिले में है? नैनीताल के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट करना था। अगला प्रश्न आपका आया था कि G20 का पूर्ण रूप क्या है? अरे ये तो सभी को आना चाहिए। G20 का पूर्ण रूप पूछा है, पूरा नाम पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है ग्लोरी ऑफ 20, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है गैदरिंग ऑफ 20, ऑप्शन नंबर सी है ग्रैंड 20, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ग्रुप ऑफ 20। तो G20 हो जाएगा भैया ग्रुप ऑफ 20, ये आना चाहिए आपको, ग्रुप ऑफ 20। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला था कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? यह करंट का था आपका। हाँ, ऑपरेशन कायाकल्प, ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आपको राइट कौन सा करना था प्यारे साथियों? इसमें आपको राइट करना था ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपको जो 18 फरवरी फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट को इससे भी पूछ सकता है कि हाँ, भारत का सबसे जो बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम है? तो ऑपरेशन कायाकल्प हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन कायाकल्प हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम कौन सा है? ऑपरेशन कायाकल्प है। जो कहां पर शुरू किया गया, किस राज्य में शुरू किया गया? हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन 20 को राइट करना था। अगला प्रश्न आपका आया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? ये देख लो भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन हमने आपको करवाया था 2 दिन पहले लाइव सेशन के अंदर आपको कराया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। ऑप्शन नंबर है सेवा सुरक्षा शांति, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, और ऑप्शन नंबर सी है सेवा वीरता और बंधुता, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सत्यमेव जयते। तो इसमें आपको राइट कौन सा करना था मेरे साथियों? इसके अंदर आपको राइट करना था ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था, अगला था कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? ये देख लो भाई, इजी सा क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? नेपाल करता है, भूटान भी करता है, म्यांमार भी करता है, लेकिन मालदीव नहीं करता। ये कितनी बार क्वेश्चन हर लाइव सेशन में आपको मिल रहा था। ठीक है, मालदीव नहीं करता है। अगला प्रश्न आपका आया था कि टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? अरे देख लो, इजी क्वेश्चन है, जीके का लेवल भैया मैंने नोटिस किया है। 17 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी और जो सेकंड शिफ्ट थी, उन दोनों में जीके का लेवल तो एकदम इजी है, एकदम इजी लेवल है। ठीक है, मेरे हिसाब से 18 फरवरी को भी इजी लेवल आएगा जीके का। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? सभी को आना चाहिए, जापान की है। कितना एजुकेशन है? टोक्यो जापान के अंदर है। अगला प्रश्न आपका आया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यूकॉन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कोलोराडो, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कोलंबियो, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हडसन। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट कौन सा हो जाएगा? हाँ, इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलोराडो। अगला प्रश्न आपका आया था कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये देखो, जीएसटी से रिलेटेड आपको 17 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, उसके अंदर मिला था कि कौन सा वाक्य शुद्ध है जीएसटी से रिलेटेड। ठीक है, इसमें आपको एक जीएसटी की फुल फॉर्म पूछ ली और एक पूछा है भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो 18 फरवरी वाले तैयार रहना, जीएसटी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए है रेखा समिति, ऑप्शन बी दे रखा है सी रंगराजन समिति, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बेसल समिति, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है केलकर टास्क फोर्स। तो दोस्तों इसके अंदर आपका करेक्ट कौन सा हो जाता? करेक्ट हो जाता ऑप्शन नंबर डी केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जीएसटी का विचार सबसे पहले दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, अगला था कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। देखिए, क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है, ऐसे ही पूछ लेता है कि ब्रज में कौन सा गीत है वो लोकप्रिय है, लेकिन इसको बड़ा कर दिया कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। तो आप सभी को आना चाहिए ब्रज में कौन सा गीत लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रचिया, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है चरकुला, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कजरी, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कयाल। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए रशिया। ब्रज में कौन सा गीत लोकप्रिय है? रशिया है, जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करता है। अगला प्रश्न आपका आया था
कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाठ मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये देखो भाई, एक करंट का और क्वेश्चन आ गया है करंट अफेयर का कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने के लिए किसानों की सुविधा के लिए पाठ मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ऊन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कपास, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है रेशम, ऑप्शन डी दे रखा है जूट या पटसन। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूट या पटसन। अगला प्रश्न आपका आया है कि थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। अरे भाई ये गजब का प्रश्न है कि थंगका किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा, और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सिक्किम, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है बिहार। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। सिक्किम जिसने किया उसका करेक्ट हो जाएगा। थंगका किस राज्य की लोकप्रिय कला शैली है, सिक्किम की है सर जी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। अगला प्रश्न आपका आया था कि नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है। नर्मदा, नर्मदा आपको एक अरब, नर्मदा किसके अंदर मिलती है, बंगाल की खाड़ी नहीं करना आप, बंगाल की खाड़ी को छोड़, नर्मदा को छोड़कर सभी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, लेकिन नर्मदा कहाँ पर मिलती है, अरब सागर के अंदर मिलती है। नर्मदा कहाँ पर मिलती है, अरब सागर के अंदर मिलती है। तो इसमें आपका करेक्ट कौन सा करना था, ऑप्शन नंबर डी करना था। नर्मदा कहाँ पर मिलती है, अरब सागर में मिलती है। अगला प्रश्न आपका आया, हाँ अगला प्रश्न देखते हैं आपका जीके का। आपका अगला प्रश्न था कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हंगरी, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा था फ्रांस। तो इसमें आपको करेक्ट कौन सा करना था प्यारे साथियों, इसमें आपको राइट करना था फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका था कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे। अरे सर जी इजी प्रश्न है एकदम, जीके का लेवल देख लो सर जी, आप जीके का एक बार लेवल तो देख लो भैया, है ना, आप खुद देख लो एक बार। ऑप्शन नंबर ए है श्री एल के आडवाणी, ऑप्शन नंबर बी है श्री मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी है श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है श्री नरेंद्र मोदी। तो सभी को आना चाहिए नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, एक फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपको विमुद्रीकरण का ही आया था, क्वेश्चन आया था कि विमुद्रीकरण को दूसरा नाम क्या है, विमुद्रीकरण का। तो विमुद्रीकरण का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, नई मुद्रा, यानी पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा शुरू करना। ये आपको फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला था, और सेकंड शिफ्ट में आपको पूछ लिया, घुमा के पूछा है कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय कौन भारत के प्रधानमंत्री थे, तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। तो 18 फरवरी तैयार है नाम विमुद्रीकरण के लिए। अगला प्रश्न आपका आया था कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। देख लो कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। तो ऑप्शन नंबर ए है शकंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी दे रखा था चंद्रगुप्त द्वितीय, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा था कुमारगुप्त। तो पहले साथियों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाता है, इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रभावती गुप्त किसकी बेटी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। अगला क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों या फिर बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। ये देख लो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है जेमिनी रॉय, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सैयद हैदर राजा, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है नंदलाल बोस। तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर डी नंदलाल बोस हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, अगला आया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था। अरे सर जी ये तो आप शुरू क्लासेज पे हमने देखा था क्वेश्चन, ये तो शुरू क्लासेज के लाइव सेशन में हमने क्वेश्चन देखा था 3 दिन पहले। देख लो भैया, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हमने जो जीके क्वेश्चन कराए थे उसमें 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैं हिंदी के नहीं जोड़ रहा हूँ, सिर्फ जीके के बता रहा हूँ आपको। 7 से 8 क्वेश्चन आपको जीके को शुरू क्लासेज के लाइव सेशन में देखने को मिले थे। और अब देख लो, हाँ इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन तो हमको मिल गए, 3 क्वेश्चन तो अभी तक मिल गए हमको शुरू क्लासेज के जो क्वेश्चन कराए थे। 3 दिन पहले ही कराया था एक क्वेश्चन जो आपको हूबहू देखने को मिल गया। तो नाइटहुड का त्याग किया था हाँ किस राष्ट्रीय आंदोलन में। ऑप्शन नंबर ए देखा है कोमाघाटा मारू हादसा, ऑप्शन नंबर बी है लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज, ऑप्शन नंबर सी है बंगाल का विभाजन, और ऑप्शन नंबर डी है जलियांवाला बाग नरसंहार। तो इसमें आपको करेक्ट कौन सा करना था, ऑप्शन नंबर डी करना था, जलियांवाला बाग नरसंहार। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आया था कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अरे सर जी ये तो हमने भी देखा था शुरू क्लासेज पर, ये तो हमने भी देखा। देख लो लगातार 2 क्वेश्चन आ गए जो हमने करवाए थे, हूबहू वही के वही प्रश्न। आपको ऑप्शन भी चेंज नहीं देखने को मिल रहे। ऑप्शन नंबर ए है जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी है डेयरी उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी है मत्स्य पालन उत्पादन, और ऑप्शन नंबर डी है कपास उत्पादन। तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से है।
नीली क्रांति किससे हो जाएगी? मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर सी को राइट करना था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आया था कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? अरे सर जी एकदम इजी है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल हो, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दे रखा था मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी दे रखा था हाइब्रिड अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी दे रखा था मर्ज अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी दे रखा था आउटकास्ट अर्थव्यवस्था। तो इसमें आपको राइट कौन सा करना था? इसमें आपको राइट कौन सा करना था? हाँ, ऑप्शन नंबर ए करना था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये भी देख रखो, ऑप्शन नंबर सी आपको उलझा सकता है, मर्ज अर्थव्यवस्था। ठीक है, इंग्लिश में नाम देख के आपको उलझा सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन आपका आया था, हाँ अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? अरे सर जी ये भी हमने शुरू क्लासेस की जो करंट अफेयर का जो आया था 100 क्वेश्चनों का महामैराथन, उसमें देखा था। ये भी हमने देखा था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए सर। ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी है आगरा, ऑप्शन नंबर डी है मथुरा। तो इसमें आपको करेक्ट कौन सा करना था? मथुरा करना था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए है इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर सी है कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर डी है आईसीआईसीआई बैंक। तो इसमें आपको राइट करना था ऑप्शन नंबर ए इंडसइंड बैंक। अगला क्वेश्चन आपका आया था, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? अरे भाई टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है सर नवल टाटा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है सर जमशेदजी नुसरानजी टाटा, ऑप्शन नंबर सी है सर दोराबजी टाटा, ऑप्शन नंबर डी है सर नौरोजी टाटा। तो इसमें आपको करेक्ट कौन सा करना था? इसमें आपको पहले साथियों करेक्ट करना था ऑप्शन नंबर बी सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेज तक पहुंचाने या फिर प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो ये भी हमने आपको करंट में करवाया था, करंट अफेयर की क्लास में करवाया था। ऑप्शन ए है पीएमओ इंडिया, ऑप्शन बी है डिजिलॉकर, ऑप्शन नंबर सी है उमंग, ऑप्शन नंबर डी है मतदाता हेल्पलाइन। तो इसमें आपको राइट करना था पहले साथियों डिजिलॉकर। ठीक है, डिजिलॉकर के अंदर क्या होता है, जो हमारे जो डिजिटल दस्तावेज होते हैं वो प्रमाणित दस्तावेज होते हैं, आधिकारिक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आया था कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 150, ऑप्शन नंबर बी है 170, ऑप्शन नंबर सी है 160 और ऑप्शन नंबर डी है 180। तो इसमें आपको करेक्ट कौन सा करना था पहले साथियों? करेक्ट करना था ऑप्शन नंबर सी 160। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है वर्तमान में पूछा है? 160 है। अगला प्रश्न आपका आया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अरे सर जी ये भी करवाया था, देख लो 6 क्वेश्चन देखने को मिल गए आपको, 6 क्वेश्चन देखने को मिल गए सेकंड शिफ्ट के अंदर, और फर्स्ट शिफ्ट में 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो कौन थे भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हाँ, श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। ऑप्शन नंबर डी जिसने राइट किया था उसका सही हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आया था कि याया तसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? ऑप्शन नंबर ए है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसमें आपको राइट कौन सा करना था? इसके अंदर आपको राइट करना था उत्तराखंड। ठीक है, याया तसो भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला आया था कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर जिसमें सहायक और अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है नियुक्त करेगी? तो ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 1। तो इसमें आपको राइट हो जाता, इसके अंदर आपका राइट होता ऑप्शन नंबर 4 1। ठीक है, और उत्तर राजस्व संहिता 2006 से रिलेटेड एक प्रश्न हो रहा था सेकंड फर्स्ट शिफ्ट के अंदर और सेकंड में भी आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आया था कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती? अरे कितना एजुकेशन है, हरियाणा को छूती है, बिहार को भी छूती है, उत्तराखंड को छूती है, लेकिन तेलंगाना को नहीं छूती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तेलंगाना की सीमा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिसने राइट किया था उसका सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न आपका आया था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए कि दक्षिण में कौन सी श्रृंखला है दक्षिण भारत में।
सभी को पता होना चाहिए। नीलगिरी है, तो इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिसने राइट किया था उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आया था आज, हाँ, अगला प्रश्न आपका था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भर के लिए सशक्त बनाना है? तो ऑप्शन नंबर है मिशन वामिनी, ऑप्शन नंबर बी है मिशन वानिता, ऑप्शन नंबर सी दे रखा था मिशन सुनीता, और ऑप्शन नंबर डी था मिशन शक्ति। तो इसमें आपको राइट कौन सा करना था? ऑप्शन नंबर डी करना था, मिशन शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करना था। तो हमने जीके क्वेश्चन सोल्व कर लिया, अब हिंदी करते हैं। देखिए हिंदी का आपका आया था कि चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चांदनी का। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द की पर्यायवाची किस विकल्प में है? चांदनी का। तो इसमें आपका राइट कौन सा करना था? चांदनी। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रिका, चंद्रहास, ऑप्शन नंबर बी है कौमुदी, मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर सी है कौमुदी, ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर डी है ज्योत्सना, ललना। तो आपको पता है कि ज्योत्सना तो होता है, ठीक है, कौमुदी भी होता है, दोनों कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो आपको सी ऑप्शन करेक्ट करना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, मोस्ट प्रश्न देख लेते हैं आप। एक प्रश्न आपका आया था कि मां ने बच्चे को मिठाइयां दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? इसमें सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मां ने बच्चे को मिठाइयां दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए है संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी है संबंध कारक, ऑप्शन नंबर सी है करण कारक, ऑप्शन नंबर डी है अपादान कारक। तो मां ने बच्चे को, अब देखेंगे कि ने तो करण कारक कर देंगे। अरे रेखांकित शब्द किस को कर रखा है? दो शब्दों को कर रखा है, बच्चे को सिर्फ दो को कर रखा है, ने को नहीं कर रखा है, ने को नहीं कर रखा है रेखांकित, तो इसलिए आपको करण नहीं करना है, करण तो आपको करना ही नहीं है। तो आपको पता है बच्चे को देखना है कि कौन से कारक में आता है। तो आपको पता है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए, और को और होता है संप्रदान को या फिर के लिए, को या फिर के लिए होता है संप्रदान। तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अपादान का होता है मैं या पर। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट करना था। जिसने ऑप्शन नंबर ए किया था उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मान ने बच्चे को सिर्फ इतना ही दे रखा है, रेखांकित इतना ही है, तो हाँ, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट करना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला प्रश्न आपका आया था कि निर्विमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्विमान शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? निर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ? ये देख लो भी एक बार, किस समास विग्रह में सही नहीं हुआ है? नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां, यानी इसमें हो जाएगा 9 निधियों का समूह होगा नवनिधि के अंदर, ये गलत है। और दे लता, लता रूपी दे सही है। और यज्ञशाला, एक के लिए सागला, वेद पुराण, वेद और पुराण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा भी। ऑप्शन नंबर ए है क्या, ऑप्शन नंबर बी है कुछ, ऑप्शन नंबर सी है यह, ऑप्शन नंबर डी है कौन। तो क्या तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो इसमें आपको राइट करना था सी, यह। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिसने राइट किया था उसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि कविसर का संधि विच्छेद क्या होगा? कविसर का संधि विच्छेद, हाँ, ऑप्शन नंबर ए रखा है कवि प्लस स्वर, ऑप्शन नंबर बी है कवि प्लस ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी है कवि प्लस अश्वर, ऑप्शन नंबर डी है कवि प्लस ईश्वर। तो आपको पता है कि कवि प्लस ईश्वर होगा, ये आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर 2 दे रखे हैं इसके अंदर, कवि प्लस ईश्वर कौन सा रिलेट करें? तो आपको पता है कि कवि के अंदर ई की मात्रा छोटी आती है, इसलिए ये तो नहीं होगा, बड़ी है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जिसने ऑप्शन नंबर बी किया था उसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला आया था कि ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार, ऑप्शन नंबर है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी है गुणवाचक विशेषण, और ऑप्शन नंबर डी है संख्यावाचक विशेषण। तो ईमानदारी उसका गुण है, ईमानदारी उसका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिसने किया था उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला प्रश्न आपका आया था कि भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय? भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय? साफ साफ दिख रहा है भैया, इक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हिंदी का करवाया था हमने आपको, भौतिकी शब्द कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आया था। हाँ, एक प्रश्न और दे रखा था, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? आकर्षण का विलोम शब्द पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है पराकर्षण, ऑप्शन नंबर बी है विकर्षण, ऑप्शन नंबर सी है अनाकर्षण, ऑप्शन नंबर डी है दुराकर्षण। तो इसमें आपको राइट कौन सा करना था दोस्तों? हाँ, आकर्षण का कौन सा हो जाएगा विलोम शब्द? विकर्षण। विकर्षण का पूछ ले तो आकर्षण।
जिसने ऑप्शन नंबर बी किया था उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका कहता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव ऑप्शन नंबर ए है निर्वेद, ऑप्शन नंबर बी है क्रोध, ऑप्शन नंबर सी है शोक, ऑप्शन नंबर डी है जुगुप्सा। तो इसमें आपको राइट कौन सा करना था? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, ये देखो, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? ऑप्शन नंबर ए है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन नंबर बी है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी है तात्कालिक वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर डी है सामान्य वर्तमान काल। तो इसमें आपको राइट कौन सा करना था? इसके अंदर आपको राइट करना था ऑप्शन नंबर डी, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, तो दोस्तों आज के आंसर की हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका जो सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था 17 फरवरी को, उसने आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपने कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ये कमेंट करके जरूर देना। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर देना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और आपने एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ये कमेंट करके जरूर बताना, जिससे हम आप लोगों के बीच में कट ऑफ का वीडियो बना सकें। और आपने अभी तक चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चुरू क्लासेज में आपको शानदार तैयारी करवाई गई थी, जिसका नतीजा आप खुद देख रहे हो कि 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, और आपको सेकंड शिफ्ट के अंदर 6 क्वेश्चन देखने को मिले। सेकंड शिफ्ट के अंदर आपको 6 क्वेश्वन देखने को मिले। इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अभी तक चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे यूपी पुलिस से रिलेटेड जो भी भर्ती की जो सूचना होगी, कोई भी सूचना होगी तो आपको चुरू क्लासेज में मिल जाएगी। इसलिए कर रहा हूँ कि चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लगे तो। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए चुरू क्लासेज के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चुरू क्लासेज। धन्यवाद, कमेंट करके जरूर बताना।